बंद गली में तो नहीं फंस गए कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंच गए। मेरे ख्याल में 10 में से 7 लोग जो है ना वो सवाल ही हमसे पूछते हैं कि इंतजार किस बात का करें, निकलते क्यों नहीं है। आते ही डॉलर नीचे गया, अब फिर डॉलर ऊपर की तरफ पीक पकड़ रहा है। ये मुआशी बहरान जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुआ है। जितनी भी सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान को रन किया है वो मैं बिल्कुल तफसील के साथ उसके अंदर जाने को तैयार हूँ। किसी की परफॉर्मेंस इमरान खान से बेहतर नहीं है। डर गई इंपोर्टेड हुकूमत फिर भाग गए जी ये और फिर सवाल पूछा था कि कब तक भागोगे। हर इलेक्शन से भागते हैं, हर इलेक्शन से भागते हैं। आइन में कोई चीज लिखी हुई है और कानून में कोई चीज लिखी हुई है और दोनों मुतसादम है एक दूसरे से, तो जो आइन में लिखा है वो होता है, सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर में मार्च की बातें हो रही हैं, फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। खान साहब मुसलसल सहाफियों से मुलाकातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बार बार आम इंतखाबात, क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। जबकि हुकूमत है कि वो एलामिये पर एलामिया जारी कर रही है कि खान साहब के मुतालबे को हम मुस्तरद करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इंतखाबात पहले हों, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अब ये जो टग ऑफ वॉर है ये दो तरह से टू डायमेंशनल चल रही है। एक तरफ कानूनी मामलात हैं जो कि तलवार बनकर लटक रहे हैं खान साहब के लिए भी और अपोनेंट्स के लिए भी, जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल मामलात हैं कि ऊंट जो है किसी करवट बैठता हुआ नजर नहीं होता। आज के नेशनल डिबेट में हम बात करेंगे कि मामलात जा किस तरफ रहे हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग द फाइनल कॉल। हैशटैग द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर, सेक्रेटरी जनरल PTI जनाब असद उमर साहब। मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक रुकने कौमी असम्बली और PTI के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़ में, पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए बोल TV के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब बंद गली में तो नहीं फंस गए कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। मैं पिछले 10 साल से तो कम सुन रहा हूँ कि खान साहब जो है बंद गली में पहुंच गए। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंच गए। बिल्कुल भी बंद गली में नहीं है। इस वक्त इमरान खान के पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं और जो ज़िमनी इंतखाबी मार्का आप लोगों ने जीता है, इसके बाद पब्लिक का सेंटिमेंट कुछ चेंज भी हुआ है। हुक्मरानों का नहीं मानना, इन्होंने तो नहीं मानना, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है जब आप लोगों में जाते हैं? देखिए इस वक्त तो ये सूरत हाल है क्योंकि खान साहब तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा सकते। हम तो आवाम के अंदर जाते हैं ना, दुकान में जाओ, एयरपोर्ट जाओ, कहीं पे लोग मिलते हैं। जो बंदा मिलता है, मेरे ख्याल में 10 में से 7 लोग जो है ना वो सवाल ही हमसे पूछते हैं कि इंतजार किस बात का करें, निकलते क्यों नहीं है। तो अवाम तो तैयार है। तो इंतजार किस बात का है, यही तो हम भी क्या खान साहब ने आप लोगों को भी कंफ्यूज कर रखा है? नहीं, ये पत्ते अपने पास छुपा के रखे। मैं अभी बनीगाला से मीटिंग करके आ रहा हूं और वहां पे हमारी मुतफक्का राय ये थी कि तारीख और एग्जैक्टली करना क्या है, ऑप्शन सारे डिस्कस कर ले। ये सिवाय इमरान खान के किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। जिस वक्त वो पुल करें ट्रिगर, उस वक्त जाके लोगों को पता चले कि कौन सी तारीख है और किस क्या करना चाहिए। री इलेक्शन NA 237 में इसका मुतालबा किया गया और खान साहब अर्ली पोल्स की, अर्ली जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो PDM है उनका मुश्तरका एलामिया ये है कि टाइम पे होंगे इंतखाबात। अब ये टग ऑफ वॉर है, इसमें आप लोग जब तक टेबल पे नहीं आएंगे ना तो वो कन्विंस होंगे ना आप लोग कन्विंस होंगे। आप टेबल पे आना नहीं चाह रहे, वो आपको लाना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप कंडीशनलाइज कर रहे हैं, वो भी कंडीशनलाइज कर रहे हैं। तो सिचुएशन कहां पे जाकर बर्फ को पिघलाएगी? अच्छा, ये इसके जो एनालॉजी बनती है ना, मतलब इसका क्या मैं मुतरादिद दे सकता हूँ। अगर कोई शख्स खुदकुशी कर रहा हो तो असूलन तो उसकी अपनी ज़िंदगी है ना यार, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, आप कौन होते हैं? लेकिन कानून भी ये कहता है, अखलाकियात भी ये कहती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए उस आदमी को खुदकुशी से बचाया जाए। अब ये हम PDM को खुदकुशी से बचाने की कोशिश करें, सियासी वो मौत उनकी होती चली जा रही है। मुल्क का तबाही तो है ही है, लेकिन मैं सिर्फ सियासी पहलू से भी देखे ना, और मैं आपको चले खोल के बताता हूँ। हमें पहले शुरू के दिनों में जो ना मुस्लिम लीग नून के लीडर कहते थे कि जी नवाज शरीफ ने कहा है बस लोग गवर्नमेंट फॉर्म करो और
इलेक्शन कॉल कर दो। उसने फिर साबित ये किया कि ये सारे जितने हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले, इनसे ज्यादा सियासी सूझबूझ नवाज शरीफ के पास है। जितनी देर ये हुकूमत में बैठे रहेंगे इनका नुकसान होता जाएगा। अब आप बात करें कि बातचीत, वो तो ठीक है कि एंड में जब इलेक्शन का एक दफ़ा भी फैसला कर लें कि हमने मजीद अपनी सियासी जो तबाही है वो नहीं करनी, चले मुल्क का ना ख्याल करें और वो कहें अच्छा जी जल्दी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो, तो फिर हम बैठ के हर बात पर लवाजमात पे बातचीत हो सकती है कि कैसे इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, एग्जैक्ट तारीख क्या होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी हमारी चलती रहती है, गुफ्तगू होनी चाहिए, तो क्या उन हलकों से भी जारी है जहां के लिए हमेशा पीटीआई ने पिछले 6 महीने में रेड लाइन ही रखी है कि नहीं इधर बात नहीं करनी? देखिए सदर साहब कुछ कोशिश करते रहे और वो जाहिर है उनका एक आईनी ओहदा ऐसा है कि उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। वो देख रहे हैं मुल्क किस तरीके से तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो कुछ कोशिश करते रहे और उनकी कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकाला जाए। जाहिर है वो अब तहरीक इंसाफ से हम ज़रूर हमदर्दी तो उनकी आज भी होगी, सारी ज़िंदगी गुजरी है तहरीक इंसाफ में, लेकिन वो इस वक्त अब तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं है, वो तो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। फेडरेशन का उनके पास ओहदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन एक सेरेमोनियल पोस्ट है, बट अगेन वो भी खुश नहीं है ना। 14 जमाती इत्तेहाद, बल्कि 13 के हैं, 14 के हैं, बढ़ती भी जाती है, कभी कम हो जाते हैं, एमक्यूएम नाराज फिर रही है उनसे, तो वो भी नाखुश हैं उनसे। तो सदर साहब ने कोई कंफर्मेशन की कि वाकई उनकी कोई मुलाकातें वहाँ पर हुई? नहीं, ये मुझे पता है, मुझे तफसील नहीं पता कि वो क्या कितनी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन ये हमें पता है कि वो कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले के अंदर। और जाहिर है कोई भी ऐसा हल जो एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाता हो, जो इस सियासी बहरान से निकालने में कामयाब हो सकता हो, जिसकी वजह से ये जो माशी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर तूफान बिल्कुल बरपा है, उसके अंदर बेहतरी आ सकती हो, तो जाहिर है सदर साहब की तजवीज़ हम सुनने के लिए तैयार होंगे। डार साहब पाकिस्तान में हैं, आते ही डॉलर नीचे गया, अब फिर डॉलर ऊपर की तरफ पीक पकड़ रहा है, तो ये कौन सी साइंस है कि उनसे संभल नहीं पा रहा और उनके आने से भी नहीं ठीक हो रहा? देखें ये कहां पर, ये आप तो इकोनॉमिक साइंटिस्ट है पाकिस्तान के माशाल्लाह। मैं ये बात पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। देखें ये माशी बहरान माशी फैसलों की वजह से नहीं हो रहा, ये माशी बहरान जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुआ है। ये जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक आई है, और वो टेक्निकल डिटेल्स हैं, अगर आप चाहें तो हम टेक्निकल डिटेल्स के अंदर आवाम को बता सकते हैं। वाज़े तौर पर नजर आया कि जैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम आया, जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो पाकिस्तान के लिए खतरात माशी तौर पे कैसे बढ़ने शुरू हुए। तो डार साहब को तो छोड़े, आप मुझे बिठा दें इस कुर्सी के ऊपर और ये सियासी अदम इस्तेहकाम ना ठीक करे, नहीं हो सकता। कोई दुनिया का नोबेल लॉरिएट नहीं कर सकता, कोई नहीं ठीक कर सकता। तो ये डार साहब के बस की बात नहीं है, ये सियासत के अंदर इसका हल है, इसका हल मईशत के अंदर नहीं है। असद उमर साहब, आप प्रिवी हैं सारे मामलात के। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, शुरू में आपने 7-8 महीने वजारत ख़जाना का कलमदान भी संभाला, तो आपको लगता है कि गलतियां खान साहब के एंड पर भी थी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, या गलती कोई नहीं थी, उनको चलने नहीं दिया गया? नहीं, देखें ये तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं बात कर सकता और कि कोई गलती हुई नहीं। और सबसे ज़्यादा इस बात में यकीन रखने वाले इमरान खान खुद है, इसीलिए वो क्योंकि मुस्तकिल खुद एहतजाबी के अमल से गुजरते रहते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस में देखते रहते हैं। उन्होंने बरमला टीवी कितनी दफ़ा बोला है कि नई तजुर्बा था और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, और मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो उनकी बेहतर से बेहतर होती चली जा रही थी। तो ये तो नहीं कहेंगे कि कोई उनसे गलती नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये दोबारा से जमहूरियत का इंतकाम पाकिस्तान पे आया ना 2008 के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो इमरान खान की रही है। 90 की दहाई से भी आप कंपेयर कर लें, आप 2008 के बाद जो सियासी पार्टियां आती नहीं हैं, जितनी भी सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान को रन किया है, वो मैं बिल्कुल तफसील के साथ उसके अंदर जाने को तैयार हूँ, किसी की परफॉर्मेंस इमरान खान से बेहतर नहीं है। फिर भी एज ए फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और ख़ासतौर पर ख़जाना को जब आप देख रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि आपको ही कंटिन्यू करवाना चाहिए था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके ऊपर 8 साल तक उन्होंने कैंपेन की कि इससे बेहतरीन बंदा हमारे पास नहीं हो सकता इकोनॉमी को संभालने वाला? अच्छा, बेहतरीन बंदे वाली बात तो जो जाहिर है आपने इतनी बड़ी कंपनी रन की है, मैं आपका प्रोफाइल पूरा देख चुका हूं, मतलब मैं देखता हूं कि आपने कितनी मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया, अमेरिका से पढ़ के आए, उसके बाद पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज को आपने रन किया एज सीईओ, तो फिर कहां कमी थी? अच्छा, पहली बात तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, मैंने जो कोर्सेज प्रोग्राम्स किए, मैंने वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी
हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सर। इंसियाड, बर्कले, इन सब किए हैं, लेकिन जो बुनियादी तालीम है ना, मेरी सारी 16 साल जो IBS है, है मुझे वो पता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के सारे हुकूमती स्कूल और कॉलेजेस से मुझे पता है, तो सर। मैं बिल्कुल देसी आदमी हूं। Certified तो है ना, मैं बात देसी आदमी हूं। अच्छा, लेकिन देखें, बीइंग देसी इज गुड वैसे। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें, ये मैंडेट जो है ना, वो अवाम ने इमरान खान को दिया था, सर। और इमरान खान का ये इस्तेकाक भी है और जिम्मेदारी भी है कि फैसले उन्होंने करने हैं। सर। टीम कैसी खिलानी है, किधर खिलाना है, ये उनका इस्तेकाक है, तो उसमें कोई सेकंड गेस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वैसे दूसरी वाली जो बात करें ना, जैसे पहला पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई ना सर। मेरे रेजिग्नेशन के बाद, तो एक एमएनए खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि खान साहब आपके साथ इस वक्त असद उमर क्यों नहीं बैठे हुए? अच्छा। तो वो आपके राइट हैंड मैन होते थे। उन्होंने कहा आपको ये कैसे पता कि अभी वो मेरे राइट हैंड मैन नहीं हो, तो मेरा आज भी राइट हैंड मैन है। तो कोई वजारत पे एक खास कुर्सी पे बैठना जो है वो कोई मेयार नहीं है, वो कोई मेयार नहीं है। आपको कहीं पर भी खिलाएंगे, आप खेलने को तैयार हैं। जो बिल्कुल जहां नहीं। हाँ। ये भी मैं आपको बिल्कुल वाजे कर दूं, सर। जहां पर मेरे ख्याल में मैं वाकई वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मैं करने को तैयार हूं। व्हाई नॉट इन फाइनेंस? आई मीन, देखिए, वो तो मैंने आपसे बात की ना कि एक कप्तान का वो है, Decision है, ठीक है prerogative ना? है लेकिन उनका। चलें इसी क्रिकेट की मिसाल दे देते Sir, हैं। please. अब इमरान खान कप्तान है, इमरान खान के असद उमर ये लो नई गेंद और तुम जाके नई गेंद कराओ। हाँ। तो मैं कहूंगा खान साहब मेरे से नई गेंद नहीं होती, होगी पुरानी गेंद। कुछ पिंचविन करा लो, नई गेंद नहीं होती। तो ये नहीं है कि जो भी कुर्सी को खान साहब बोले, हाँ। मेरा भी अपना ज़हन है। सर। उनकी जाहिर है, सबसे पहली बात है कि उनकी मंशा क्या है, और उसके बाद मेरा भी ये मानना, मेरा जहन कबूल करे कि हाँ वाकई में इस कुर्सी पे जो है ना मैं बैठ के कोई फर्क डाल सकता हूँ। ये दोनों चीजें जब यकजा हो जाए। राइट। आज के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स पे बात करते हैं। राना सनाउल्लाह से मुतालिक कादिर पटेल साहब, वैसे मैं उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब वजीर सेहत हैं तो उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह को पता है इमरान खान को किस जेल जाना है। योर कमेंट्स प्लीज। यार, ये इस किस्म की बढ़के हम सुनते रहते हैं, पता नहीं 6 महीने से सुन रहे हैं, बढ़ के मारते रहते हैं। और जैसे खान साहब ने कहा था यार डालना तो डाल लो, इनकी बातों को इतना सीरियस आपको नहीं लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, जो कहते हैं कि खान साहब निकले तो सही उल्टा लटका देंगे। राना साहब ने तो ये भी कहा था 25 मई को इस्लामाबाद एंटर होकर दिखाएं। इस्लामाबाद आए, मैं तो साथ खड़ा हुआ था, हम इंतजार करते रहे कि राना साहब कहीं आएंगे। राना साहब तो हमें कहीं नहीं नजर आए। नहीं, उनकी फोर्स तो हर जगह नजर आ रही है। उनकी फोर्स हर जगह हम खुद नजर आई, फेस कर लेकिन रहे थे टीयर गैस। आई नो, लेकिन इमरान खान आए ना, इसी शहर के अंदर आए, यहीं पे खड़े हुए, कैसे रोका उन्होंने? देखें, ये जैसे मैंने कहा ना कि डायलॉग मारना जो है, सवाल ये नहीं है, फ्रैंकली ये इरेलेवेंट है, ये डायलॉग है ही नहीं। क्या पाकिस्तान 1971 के बाद अपनी खतरनाक तरीन सूरत हाल का सामना कर रहा हो और हुकूमती वज़रा के बयानात ये हों कि हम किसको पकड़ के जेल डाल देंगे और किसको लटका देंगे और किसको लंबा पा देंगे? ये जिम्मेदारी है इस वक्त मुल्क की। इस वक्त बड़के मारने के बजाय इस वक्त हिकमत के फैसले करने की ज़रूरत है। और अगर ये मुमकिन हो सके इनके लिए अगर मुमकिन हो सके, अपनी ज़ात से उठ के ना ज़रा मुल्क को दे के फैसले करने चाहिए। जिस खतरनाक नहज पर पाकिस्तान को ये ले आए हैं, 1971 के बाद से इतनी खतरनाक सूरत हाल पाकिस्तान ने नहीं देखी। आप ऑप्टिक्स वाइज यानी ये देखते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, हालात मजीद खराब होंगे? देखें, महंगाई रहेगी, और पहले है, अभी तो सर्दियों तो सर जब से पाकिस्तान बना तब से है ना, अब ज्यादा है। ऐसी महंगाई यही तो मैं कभी, आपसे सर, कह- ऐसी यही तो महंगाई डिटेल कभी। चाह रहा हूं मैं आपसे। जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई हुई ना सर, आम आदमी की जरूरत की जो अशिया होती हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो 27% अफरात ज़र पहुंची थी। और वो भी पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 वाला जो जी जी दौर जी, था, आई रिमेंबर, उसके अंदर आई पहुंची थी। रिमेंबर, यस। इस दफा 45% पर पहुंची। ऐसा ही है, मतलब SPI पाकिस्तान जो की है ना, तारीख कभी नहीं हमने ये देखा। 45%। जिस वक्त तहरीके अदम एतमाद आई, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उस वक्त 16% थी सर। और उससे 4 महीने के बाद 45% पे पहुंची। तो पहली बात तो महंगाई होती रही है, पहले भी हुई है महंगाई, ऐसी महंगाई कभी नहीं हुई। अब जो है बेरोजगारी साथ शुरू हो रही है। तीसरा काम क्या हो रहा है कि खबरें रोजाना की बुनियाद पर लग रही हैं। आज फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, आपको पता है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। यानी डाउनग्रेड करने का आसान मतलब ये है कि वो आलमी एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। आज फिर एक एजेंसी ने कहा है कि बिल्कुल जो दुनिया के 4 सबसे ज्यादा खतरे में है ममालिक दिवालिया होने के, उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो ये और बात अब यहां पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान के जौहरी असासों की बात होनी शुरू होगी, एटमी असासों की बात उसी की तरफ आ रहा हूँ। जो बाइडन ने पाकिस्तान से मुताल्लिक स्टेटमेंट दिया, बिलावल साहब की जो वजाहतें थी वो भी आपने सुन ली होंगी, और उसके बाद उनके महकमा खारजा ने वजाहतन ये कहा अगेन, मतलब दे ट्राइड टू आस्क पाकिस्तान टू डू मोर। तो
तो ये वाला जो सेंटिमेंट है, इससे हम कब बाहर निकलेंगे? मैं बताता हूँ, कंपेल करेंगे हमें। मैं आपको बताता हूँ कब बाहर निकलेंगे। देखिए 2005 से, खास तौर पे 2002 से शुरू हो गया था, लेकिन 2004-5 से लेकर आप 2018 तक देखें और आप अमेरिका से डू मोर ही सुनते रहे। 80,000 लाशें गिरवाने के बाद, उसके बावजूद डू मोर और पाकिस्तान अनरिलायबल पार्टनर, वो हेडलाइंस लग रही है मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। सर आप 2019-20 के आलमी जरीदे देखें, पाकिस्तान के बारे में क्या खबरें लग रही थी। 10 दुनिया के बेहतरीन ममालिक जहां पर टूरिस्ट जा सकता है, सर कोई डूमोर की वहां से बातें नहीं आ रही थी। वजह क्या बनी? दो बुनियाद बनी इसकी। सर इमरान खान जो कहते थे वो करते थे, ये नहीं कि गोरों के सामने कुछ बोल दिया और पीछे से उनको यार बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत जो कहा वो डिलीवर किया, ट्रस्ट वर्दी नजर आए। दूसरे खुददार नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की थी सर, पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने बात की थी, उनका जवाब दिया था उन्होंने, क्या करारा जवाब किया था। वही डोनाल्ड ट्रंप से आपने दोस्ती देखी थी जिस वक्त वो वाशिंगटन में खुद बाहर आके उसने रिसीव किया। सर क्योंकि खुददार आदमी की लोग इज्जत करते हैं भाई। कम से कम दुनिया में जो खुददार लोग हैं ना, वो आजाद ज़हन वाले जो लोग हैं, वो खुददार लोगों की इज्जत करते हैं। ये दोनों चीजें कंबाइन की इमरान खान ने, और इसलिए पाकिस्तान को इज्जत मिली। आप अगर समझते हैं कि गुलामी उनके सामने करके और उनके सामने लेट जाने से आपको इज्जत मिलेगी, ये ना कभी हुआ है ना आइंदा कभी होगा। लेकिन जिस तरह के रीजन में हम हैं, आपको लगता है कि हम अमेरिका के साथ बिगाड़ कर, रशियन ब्लॉक के साथ सिंपैथी रख के हम चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें बिगाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जरा ये भी याद तो गई है ना सर। नहीं, जरा सुन लेना। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर आप अंधा होके अमेरिका के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, आप सीटो के मेंबर थे, आप सेंटो के मेंबर थे, आप जो है नॉन नेटो एलाई थे अमेरिका के, और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था और अमेरिका देखता रहा था बाहर से खड़े हुए। वो 7th फ्लीट के हमें वादे दे रहा था, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पे एक कैंप के अंदर चले गए, दूसरे कैंप ने आपकी ऐसी कम तैसी फेर के रख दी और कोई बचाने वाला आपको नहीं था। तो इस वक्त पाकिस्तान की हिकमत यह है, पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त, हमारा हमसाया, इमर्जिंग पावर चाइना है। हमें किसी सूरत में यह नहीं नजर आना चाहिए कि हम अमेरिका के साथ इतना झुक गए हैं कि अमेरिका की जो एक लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी है सुबह चाइना को कंटेन करने की, हम उसका हिस्सा बन गए। शदीद नुकसान होगा पाकिस्तान को। लेकिन साथ साथ आपको कोई वजह नहीं है अमेरिका से लड़ाई करने की, मगरिब से लड़ाई करने की। हम क्यों लड़ाई करें? सिर्फ एक लाइन खींचनी है, और वो लाइन इमरान खान ने खींच दी। कोई हमें डिक्टेट ना करे, डिक्टेट ना करे, एब्सोल्युटली नॉट। सबसे पहले ये, हम आपके साथ अमन में पार्टनर बनने के लिए तैयार है, हम जंग में नहीं पार्टनर बनेंगे आप। Right. और हमारे फैसले हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ये 2 बुनियादी असूल है। अगर पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर इत्तेफाक कर जाए और खड़ा हो जाए, आप देखिएगा यही अमेरिका आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप दोबारा बिल्ड करेगा। 220 मिलियन 22 करोड़ लोगों का एटमी ताकत वाला, दुनिया 5वीं से 6वीं बड़ी अस्करी कुव्वत वाला मुल्क, वो ऐसा छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसको बनाना रिपब्लिक की तरह को ट्रीट कर सकता है। वो प्रेशर डालते हैं, आप में प्रेशर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि हम ना चाहते हुए भी बनाना रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो असद उमर साहब ने आज एक ट्वीट भी किया था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बड़ा चुभने वाला ट्वीट था, कल किया था और आज की हेडलाइन थी। वो क्या बात है और क्यों नहीं चाह रहा इलेक्शन कमीशन? जब ज़मीनी इंतखाब हो गया तो वाई नॉट एलजी पोल्स? आई मीन क्यों? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं असद उमर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ के गया था, इंपोर्टेड हुकूमत डर गई इंपोर्टेड हुकूमत फिर से, ये वाला ट्वीट था। तो ये आपको लगता है कि वाकई डर गए हैं, या इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो उनका अपना जाती डिसीजन है, इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं? एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि फिर भाग गए जी और फिर सवाल पूछा था कि कब तक भागोगे। हर इलेक्शन से भागते हैं, हर इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा, डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए ना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो किसी सियासी पार्टी के साथ मिलजुल के तो डिसीजन नहीं लेती। ऐसा ही है, इंडिपेंडेंट है, होना चाहिए। पहले तो सुन लें ऑडियो लीक्स, सर प्लीज। किस तरीके से वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सीनियर वफाकी वज़रा बैठ के प्लान बना रहे हैं कि हम चुन के फैसला करेंगे कि कौन सी सीटों के एमएनए को डी नोटिफाई करना है।
उन्हीं की डी Pick and नोटिफिकेशन choose होगा, वो decide कर वहां पे इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उनके Sir. साथ। लेकिन कल बड़ी मजेदार बात, वो कैसे? कल वसीम अख्तर साहब जो है एक टेलीविजन प्रोग्राम पे आए जी और उनसे सवाल ये पूछा गया कि आपने धमकी दी थी कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है आप छोड़ देंगे अगर ये इसी डीलिमिटेशन पे इन्हीं हल्का बंदी के ऊपर कराची का मुकामी हुकूमत इलेक्शन कराया। ना, हाँ जी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मुलतवी कर दिए इलेक्शन और अब हमें पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नहीं आपकी मर्जी की हम हल्का बंदी करा देंगे। भाई सियासी पार्टियां टेलीविजन पे बैठ के बोल रही है, एडमिट कर रही है। अब शर्म यहाँ भी खत्म हो गई है। हाँ। तो जो हम इतने अरसे से कह रहे हैं, आपको पता ना इमरान खान मेरे और फवाद चौधरी के ऊपर जी जी तौहीने इलेक्शन कमीशन का जी, इल्जाम जी, लगा हुआ है। आपको बुलाया भी गया था 27 वो को। कह रहे हैं जी हम आपको फारिग कर देंगे सियासत से। हाँ। तो वो मैं बार बार ये अच्छा, कहता हूं, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी होती है वैसे? कानून में कोई नहीं, आइन के अंदर, आइन के अंदर पूरी नहीं दुनिया है। में अच्छा ये बुनियादी असूल ये जरा समझ लिए इलेक्शन कमीशन वाले, आप भी जरा सा पढ़ लिया Sir, करो please, go यार। ahead. एक बड़ी बुनियादी सा असूल है, आइन जो है वो उस तमाम कवानीन उसके मातहत होते हैं। सर तो अगर आइन में कोई चीज लिखी हुई है और कानून में कोई चीज लिखी हुई है और दोनों मुतसादम है एक दूसरे से, तो जो आइन में लिखा है वो होता है, सुप्रीम है वो सुप्रीम है। इलेक्शन एक्ट के अंदर इनको इख्तियार दे दिए गए हैं तौहीन के, लेकिन आइन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इख्तियार अदालत को मौजूद है, ये अदालत नहीं है, तो उनके पास वो इख्तियार नहीं है। लेकिन उनको छोड़े ना, हाँ। हम बार बार इसी बात, जिस बात पे वो नाराज होते हैं, मैं क्या कहता हूं, असद उमर बार बार कहते हैं ये एक आजाद रियासती इदारा नहीं रहा, अब ये पीडीएम का सियासी हलीफ है। तो वो उसकी गवाही जो है कल वसीम अख्तर ने आगे ऑन एयर दे दी। ऑन एयर। लेकिन आप के बयानात में भी कहीं कोई तजाद नजर आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट खान साहब। खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहते हैं तो इशू नहीं है, हम जनरल इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। मतलब उन्होंने कंडीशनल आमादगी जाहिर की है इसके ऊपर। तो या तो आप लोग जाएं उनके खिलाफ, रेफरेंस जैसे आप रेफरेंस लेकर चले गए, ठीक है, जुडिशियल रेफरेंस लेकर चले गए, लेकिन अगर नहीं करना है तो फिर ना माने, मानना है तो फिर मान जाए। नहीं, देखिए दो मुख्तलिफ बातें। एक तो ये है कि सिर्फ जुबानी नहीं का बाकायदा एक रेफरेंस फाइल किया गया है, ठीक है ना, तो कानूनी जो हम रास्ता है उसको हम इख्तियार कर रहे हैं। सवाल ये था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना बदले तो आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे? बॉयकॉट नहीं करेंगे किसी सूरत में नहीं करना, किसी सूरत में नहीं करेंगे। हर सूरत इंतखाबात में जाना है। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम होती थी 70 और 80 की दिहाई के अंदर, सर वो इतनी तगड़ी टीम थी। उस वक्त न्यूट्रल अंपायर नहीं आए थे, वो तो बाद में इमरान खान दुनिया में लेकर आए न्यूट्रल अंपायर। वो जहां भी खेलने के लिए जाते थे ना, तो वो उनके अंपायरों के साथ भी उनको हरा देते थे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की मकबूलियत अवाम में इधर पहुंची हुई है कि इलेक्शन कमीशन जानेबदार होते हुए भी तहरीक इंसाफ जो है वो पिछले 3 माह के अंदर 32 इलेक्शन हुए, 24 जीती है, 75% इलेक्शन जीती है। तो ये itself endorsement है ना, ये तो इलेक्शन नहीं हम छोड़ने वाले किसी सूरत आप तो जीत रहे हैं, फिर तो आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों बॉयकॉट करके जाएं? नहीं, लेकिन वो कहा ये जा रहा है, इंप्रेशन ये मिल रहा है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल बाइज्ड हैं और एक्ट से कहीं लग भी रहा है, नजर आ रहा है, लग भी रहा है। लेकिन अगर आप लोग जीत रहे हैं तो फिर इस वाले मामले को इतना बोन ऑफ कंटेंशन बनाने की जरूरत है। हमारे ख्याल में अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो जिस अमले ने, जिस इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कमीशन एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जिस पे तमाम पार्टियों को एतबार हो। अभी इलेक्शन कमीशन में, और चीफ इलेक्शन कमीशन की हमने बात कर ली, सिंध के एक मेंबर है, उनके खिलाफ रेफरेंस ऑलरेडी गया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट रेफरेंस है, वो तनख्वाह लेते रहे सिंध हुकूमत से इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनने के बाद, सीधी डिस्क्वालिफिकेशन है उस पोजीशन से उनकी। 2 मेंबर लगाए गए जिसमें मुशावरत की गई शहबाज शरीफ की और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा रियाज की। वो राजा रियाज जो कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये तो मजाक है, काशिफ साहब के साथ गुफ्तगू की थी इस वक्त तो मजाक है, इस वक्त ये जो सूरत हाल है। राजा रियाज, इनसे मुताल्लिक कोई एक कमेंट बतौर अपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली? देखिए राजा रियाज की अच्छी बात यह है कि उनके घर खाना नहीं खाया ना, तो मैं बताना चाहता हूं कि बेहतरीन पाकिस्तान की रोटी अगर किसी घर में मिलती है ना, तो राजा रियाज साहब की मिलती है। वो रोटियां खिलाते हैं तभी। लेकिन राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन जो ऐलान कर चुका है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं अगला आम इंतखाबात नून लीग के टिकट के ऊपर, ये जमहूरियत के साथ मजाक है यार। इस वक्त ऑपोजिशन के साथ अगर चलें, जो भी असेंबली है इसके अंदर किसी जीडीए वाले को बनने देते, जो कोई ऑपोजिशन तो करता ना, जो तकरीर तो करता है इनके खिलाफ। अभी तो ऑपोजिशन लीडर जो है उनका सबसे बड़ा शेदाई है। कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात आपको अब तो 2022 में तो नहीं हो सकते?
टेक्निकली तो हो सकते हैं, कैसे सर? टेक्निकली हो अनाउंस आप लोग अभी लॉन्ग मार्च की कॉल डिसाइड नहीं कर पाए? लेट्स से कि पहली नवंबर को जो है अनाउंसमेंट हो जाती है ना। ये तो आप सपोज कर रहे हैं, नहीं नहीं होती। नहीं, मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ, मैंने तो ये पेशन गोई नहीं की कि सर, हो सर, जाएंगे, सर, मैं तो सर। कह रहा हूँ। तो आइन ये कहता है कि अगर कबल वक्त इंतखाबात होते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर कराना जरूरी है, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो तकरीबन 6 हफ्ते का होता सर। है। तो ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है कि 2022 में इलेक्शन हो लेकिन जाए। चांसेस कम है। चांसेस जो हैं वो ज्यादा ये हैं कि इस वक्त वो जनवरी के अंदर चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। सर जनवरी सर्दियां होती हैं पाकिस्तान में, तो? पाकिस्तान की तारीख में कभी सर्दियों में इंतखाबात नहीं हुआ क्योंकि टर्न आउट पे इफेक्ट होता यार है। देखो, इमरान खान ने जो है ना सारे पाकिस्तान के सियासत के टैबूज तोड़ दिए। सारे। ये किसी ने सुना था कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे रमजान में हो? सर ये इसमें तो कोई ना, और लीडर लेस लोग निकले। अच्छा, पहली 9 और 10 अच्छा, वो अप्रैल हुआ है आई रिमेंबर, मैं उधर ही था पीएम हाउस में, मैं- उससे नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे। और आपको मैं बताऊं मजेदार चीज, दो मैं बातें बताता go हूं। ahead, go ahead, अगले दिन सुबह मीटिंग हुई, हाँ। बनीगाला में हम बैठे हुए, तो एक साहब जो है ना हमारे साथियों ने कहा, खान साहब देखें इस कौम को, देखें ना कोई निकला ही नहीं कल रात को। अब रात को तो 12 बजे के बाद तो फैसला हुआ था निकलना किस लिए, तो बेचारा वो 6 घंटे के बाद वो बंदा पछता रहा होगा कि मैंने मुंह क्यों खोला था जब अवाम निकली है। दूसरे जो है हमारे एक बड़े लीडर, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल रमजान में जो है ना असद, आप ये पूरे प्लान बनाएं, हम कहाँ जाएंगे आप ईद ये के बाद। बता देना बंदा कौन था पहले वाले। सीनियर लीडर है। अच्छा। तो वो रमजान में सुनते रहे खान साहब पूरी सुनने का, हाँ। बोलेगा असद अगले 3 दिन के अंदर अंदर मुझे पहला जलसा चाहिए। और सबने बोला क्या बात करें खान साहब, रमजान में जलसे। और देखें आपने जो जलसे हुए। हाँ। खान साहब फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं थे आपकी नजर में? क्योंकि सदर मुमलिकत का एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है पेश किया गया, लेकिन जुमला बहरहाल यही था कि खान साहब ने फ्रस्ट्रेशन में साइफर आप पेश किया। आप थे आखिरी रात को मैं उधर, आई वाज देयर अमंग 7 एंकर्स जो वहां थे। आपको उनमें कोई परेशानी, कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन नजर आई? टू बी वेरी फ्रैंक, इतना ब्रेव और इतना हार्ड नर्व्स बंदा मैंने नहीं देखा मैं आपको बताऊं इस उम्र में। मैं आपको बताऊं कि जितना उस रात को वो इत्मीनान में थे, वेरी राइट। और अगले दिन भी जो है वो सुकून में थे। ठीक है ना? क्या है, मेहनत कितनी करनी थी, एक डायरी उठाना था, एक पेन उठाना था, घर चले गए वो। स्टेक कुछ नहीं था ना। बिल्कुल के देखे, सो बिल्कुल मेरे ख्याल में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान के कुछ बुनियादी उसूल हैं सियासत के। नहीं, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग? आई मीन क्या ऐसा गलत हुआ? यार बड़ी उसके ऊपर नहीं बात हुई है, लेकिन आप मेरे साथ बात कर लेना। क्या सराई हो चुकी है उसके ऊपर। सीनियर लीडर पीटीआई मैं आपको बताऊं कि मैं भी क्या सराई करूंगा, सच्ची बात है, बिकॉज पार्शियल इन्फॉर्मेशन सर ये पता चलेगा, ये तारीख में सब चीजें सामने आ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब निकल के सामने आ जाएगा, ऐसा सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो है, जो खान साहब ने 2-3 दफा भी बात की है रिसेंटली इंटरनल मीटिंग्स में भी, जहां कैमरा नहीं भी होता, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी तो पहले 3 साल कम से कम बड़ी जबरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहले दिन से कोई टांगे खींचने की कोशिश कर रहा था, पीडीएम वाले कर रहे थे पहले दिन से। लेकिन वहां से ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप थी, उसके बाद क्या वो बने, अवामिल बने, नहीं वो नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो कया सराई है उसके अंदर। आपको लगता है कहां से स्टार्ट हुआ ये चीज, कहां से स्टार्ट हुई? आई मीन के वो जो एब्सोल्युटली नॉट बोला वहां से स्टार्ट हुई या उसके बाद से हुआ है? ये सारी, भाई मैं बोलो ना, ये सारी कयास आराई है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वहां से शुरू हुआ। जो जाहिरी चीज जो सबसे पहली हुई, रशियन ब्लॉक वाली बात थी। नहीं वो तो डीजी आपको रशियन, मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि रशिया के साथ बेहतर रिलेशनशिप की जरूरत जो है, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी, सिर्फ रिकमेंडेशन हर हल्के की जानिब से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हमें रूस के साथ भी उनका एक ओवरव्यू, जो हमने पहले कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान को तमाम पावर सेंटर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप ऐसा ही है, होना भी ऐसा चाहिए, और बिल्कुल बुनियादी तौर पे दुरुस्त बात है। और ये आर्मी चीफ खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, एक दफा से ज्यादा कह चुके हैं कि रूस का विजिट जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुआ था और उनकी रिकमेंडेशन से हुआ था। तो और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो रीजन नहीं हो सकता, वो रीजन नहीं हो सकता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, वापस आने के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं थी, ये मीटिंग थी। चंद हम वज़रा थे उसके अंदर, हाई अप्स की मीटिंग, आर्मी चीफ थे, डीजीआई थे, और मीटिंग ये थी कि वोट उस दिन होना था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, जी 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 जी, कि एब्सटेन करे पाकिस्तान या कंडेम करे रशिया को। उस मीटिंग के अंदर भी आर्मी चीफ ने दोबारा कहा कि जी बिल्कुल हमारी
राय थी, और उसके बाद उन्होंने पब्लिकली कहा कि रूस जाना चाहिए था। तो और अभी वो अमेरिका से होके हैं, अमेरिका में भी ये कह के हैं, सो वो वजह नहीं हो सकती, बिकॉज वो तो कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी थी। बाकी जैसे मैंने कहा कि प्रयास रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा। बहरहाल एनी हाउ, साइफर मिथ बन गया, साइफर था, हुकूमत कहती है साइफर नहीं था, फिर हुकूमत कहती है साइफर चोरी हो गया, डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, फिर कहती है साइफर के चोरी करने पर खान साहब को हमने गिरफ्तार कर लेना है। तो ये क्या है? आई मीन साइफर नहीं था, फिर गिरफ्तारी। ये आपको इस पे एक प्रोग्राम करना चाहिए पूरा। नहीं, आप साइफर कर की कहानी, हाँ। साइफर की कहानी We have ample time, साइफर की कहानी शुरू हुई, साइफर है ही नहीं, हाँ। झूठ बोल रहे हैं इमरान खान, है ही कोई नहीं, खाली कागज लहरा दिए, मरियम की तकरीरें, खाली कागज लहरा आई दिए। रिमेंबर। अगला फेज आया, साइफर है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ जो इमरान खान कह रहे हैं जी। तीसरा फेज आया, साइफर है, उसमें ये लिखा हुआ है इमरान खान जो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे तो आते रहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, और उसके बाद हमें आज तक कोई साइफर नहीं आया। हमें अच्छा, आज वो तक आखिर में नहीं, साइफर तो चोरी हो गया था यार, को खुदा का खौफ करो, किसी एक जगह पे नहीं, तो एक खड़े हो। और चीज भी आई है उसके बाद, यानी ये जो साइफर गुम हुआ है, इसके बाद से हमें कहीं से कोई साइफर नहीं आया। ये सुना है आपने? मैं मतलब ये वाली I'm ashamed कि इन चीजों को हम सुनते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। अब दो चीजें हैं, या तो साइफर की कोई हैसियत नहीं थी, या अगर थी तो फिर उसके ऊपर कोई जुडिशियल कमीशन बन जाना चाहिए था। मैं वही तो बोलता हूँ यार, अगर इमरान खान ने, हमने, तहरीक इंसाफ ने कोई इजाद कर दिया, कोई गलत बात कह दी, तो यार आपको तो पहले दिन जुडिशियल कमीशन आपको मांग लेना चाहिए था। कहो जी नंगा करो तहरीक इंसाफ को, पता है ना, सामने पता चले साइफर था नहीं था, साइफर में क्या लिखा था, वो उसको डीक्लासिफाई तो हमने कर दिया था, कैबिनेट छाप दे, अखबारों के अंदर छाप दे, खुद पढ़ लें, जमील फारूकी साहब पढ़ के बोले यार ओहो यार ये तो इमरान खान तो हमें असद उमर कुछ और कह रहे थे, इसमें तो कुछ और ही लिखा कर दे ना। खान साहब ने तो ये फिर तक कह दिया कि साइफर को पब्लिक कर दो, और क्या, मेरे मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, ऑडियो की बात करते हो। जुडिशियल कमीशन फैसला कर दे, ठीक है। देखिए जो चीज वाजे क्या है, साइफर है बिल्कुल है, धमकी है बिल्कुल है, मेरे अल्फाज तो नहीं है ना, कौमी सलामती कमेटी के एक दफा नहीं 2 दफा अल्फाज हैं, वाजे बैरूनी मुदाखलत, ब्लेटेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यहां तक तो एस्टैब्लिश्ड है ना, एस्टैब्लिश्ड है सिर्फ, लेकिन उसके ऊपर बहस क्या है, नहीं बहस किसकी है? असद साहब उस पे भी कंफ्यूजन है ना, साजिश नहीं, मैं वही तो आ रहा हूं, मुदाखलत हुई, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, मुदाखलत तक तो आ गई ना बात, इधर तो बात पहुंच गई। पहले आप लोगों का कहना यही था, सिर्फ एक चीज के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि क्या ये जो वाज़े बैरूनी मुदाखलत है या ये किसी कंस्पिरेसी के साथ है, ये नहीं है यार। तो हम तो नहीं कह रहे कि हमारी बात मान जाए, पहले दिन से हम क्या कह रहे हैं, जुडिशियल कमीशन बनाए, इन्वेस्टिगेशन करे, एक बहुत बड़ा इवेंट है ना, पाकिस्तान की तारीख का छोटा इवेंट तो नहीं है, पता चल जाएगा कौम को, सामने पता चल जाएगा साजिश थी नहीं थी, कौन मुलव्विस था। अगर कल को बन जाता है तो आप लोग फेस करेंगे और प्रूव करेंगे वहां पर जाकर। नहीं, हमने क्या प्रूव करना है यार, हमारे पास तो जो डॉक्यूमेंट हैं हमने वो सामने रख दी, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं कि हम इससे लॉ द बर्डन ऑफ प्रूफ जिसने ये इल्जाम लगाया कि हुई है मेरे खिलाफ साजिश, उनके पर होता है। नहीं, ये तो जब मुझे प्रूफ करना पड़े ना, कि जब मैं कहूं जमील फारूकी ने साजिश की थी, फिर तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि जमील फारूकी ने की। मैं ये कह रहा हूं कि ये सामने डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इससे हमें नजर आ रहा है कि एक साजिश हुई है, राइट। उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, अगर वो होगा जी साजिश नहीं हुई, तो कौम अपना फैसला कर देगी कि अच्छा यार इमरान खान ने जो है हमें गलत बता दिया, क्या हो गया, तो वो तो फिर एक अलग बात है ना। यहाँ पे कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है कि जमील फारूकी के हाथ में बंदूक थी, उसने गोली चलाई कि नहीं चलाई, ये वो तो नहीं हो रहा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। असद उमर साहब, इस एरा के अंदर हम 2022 में हैं, खत्म होने जा रहा है, 23 में इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हम दाखिल हो चुके होंगे। सेनेटर का उठाया जाना, 75 साल सेनेटर को बरहना करके उनके मुताबिक एज पर हिम उन पर तशद्दुद करना, सहाफ़ियों को उठाया जाए। मैं लिविंग एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ, मैंने जो फेस किया मैं बता भी नहीं सकता क्या फेस किया। इसके अलावा फिर डॉक्टर साहब, ये किस तरह के एरा में हम हैं? देखें पाकिस्तान की ओवरऑल आप देखें कि क्या जद्दोजहद हमारी रही है, पूरी जद्दोजहद ही जो है वो कानून की हुक्मरानी की है, और वो जो असूल है ना, अगर आप इस असूल को तोड़ते हैं तो फिर आप एक 21वीं सदी के मुअज़्ज़म मुआशरा नहीं हो सकते। कानून किसी ने तोड़ा है, कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है, नहीं है कानून बदल दें, गुंजाइश पैदा कर दे कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको उसका जो सजा है उसका सामना करना पड़े।
ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि मादर पिदर आजाद सोसाइटी हो, जो मर्जी करता फिरे, उसको पूछने वाला ना हो, लेकिन एक कानून के पैराए के अंदर उसको पूछा जाए। अगर जमील फारूकी ने कोई गलत बात की तो जमील फारूकी को जवाब देना चाहिए। जाएंगे कोर्ट के अंदर, केस होगा, कोर्ट के अंदर साबित हो जाएगा कि जमील फारूकी ने कानून तोड़ा, डिसाइड हो जाएगा। मैं माजरत के साथ बोलूंगा यार जमील बंदे तो तुम ठीक ही रखते थे यार, लेकिन कानून तोड़ा है तो अब सजा बर्दाश्त करो। ठीक है ना, जिस तरीके से मोटरवे पे आपको रोकते हैं, सिग्नल तोड़ा है या आपने सर वो 138 पे आप जा रहे थे, तो चलान देना पड़ता है ना। तो एक लीगल चीज है, अगर फेस करनी है तो करनी है, अदरवाइज नहीं। सर एक लास्ट कॉमेंट, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, देयर इज नो चॉइस, नो ऑप्शन लेफ्ट। सर अगला वोट इमरान खान का है, आप जो मर्जी कर ले, अगला वोट इमरान खान का है। उसके बाद इमरान खान लोगों की तवक्कुआत, क्योंकि इस वक्त तवक्कुआत इमरान खान से और बढ़ गई हैं, पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हैं, वो उस पे पूरे उतरते हैं नहीं उतरते, इंशाल्लाह उतरेंगे, अलग डिबेट होगी, वो इंशाल्लाह उतरेंगे, लेकिन वो डिबेट हो सकती है, लेकिन अगला वोट लिख लें। अच्छा लिख के दे दे, देखिए जी लिख के दे रहे, नेक्स्ट पीएम इमरान खान, ये असद उमर साहब लिख के दे रहे हैं और ये मैं महफूज कर रहा हूं, साइन करें सर। ये हो गए दस्तखत। तारीख क्या आज 19? हाँ जी 19 अक्टूबर 19/10/2022 संभाल के मुझे दें। ये देखें जी, ये मैं इसी पे क्लोजिंग करने जा रहा हूं। असद उमर साहब आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे पहली दफा बोल्ड टेलीविजन के स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिखा दें जी पीसीआर, ये दिखाएं। असद उमर साहब ने इन राइटिंग लिख कर दिया है, आज 19 अक्टूबर है 2022, कहते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब होंगे। और इस वक्त जो पब्लिक पल्स है, मैं बगैर किसी लगी लिपटी के बिल्कुल अनबाइज्ड एंड फेयर एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को जा दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।